Hello, my dear student. Welcome to Exam Fancy. ईसावास्यमिदं सर्वम्। इसका अर्थ है संसार ईश्वरमय है। हर कण में ईश्वर का वास है। हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है। हर जीव में ईश्वर रहता है। तो अगर सभी में हम ईश्वर देखेंगे तो ये सामान्य असाधारण बात हो जाएगी कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। आज हम जियोग्राफिकल थॉट का अगला चैप्टर देखते हैं। इसमें हम देखेंगे मानव भूगोल की कंसेप्ट। क्या देखेंगे? मानव भूगोल की कंसेप्ट। मानव भूगोल की संकल्पना। ठीक है। मानव भूगोल की प्रथम संकल्पना अंतर संबंधों की संकल्पना। अंतर संबंधों की संकल्पना। अब जियोग्राफी को हमने दो भाग में डिवाइड किया, मानव भूगोल, भौतिक। भौतिक भूगोल का हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया। अब मानव भूगोल के कंसेप्ट को देखते हैं। पहला, अंतर संबंधों की संकल्पना। अंतर संबंध क्या होता है? जियोग्राफी में अगर देखेंगे, स्पेशल मानव भूगोल में, तो हर जीव एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, अंतर संबंधित है। कैसे संबंधित है? इसको एक केचुआ है। क्या केचुआ है? क्या यह मनुष्य से नहीं जुड़ा हुआ है किसी तरह? केचुआ मनुष्य से नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसी को हम क्या वर्मी कंपोस्ट करते हैं। हम जो खाद का निर्माण करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इसी केचुए का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या केचुए का मनुष्य से कोई संबंध है या नहीं है? मनुष्य का गाय से कोई संबंध है या नहीं है? मनुष्य का वाहन से या ट्रैक्टर से कोई संबंध है या नहीं है? या मनुष्य का पर्वत पठार से संबंध है या नहीं है? यानी जियोग्राफी में क्या है? सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसी का अध्ययन हम करते हैं इसमें, अंतर संबंधों की संकल्पना में, कि कैसे मनुष्य अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है और मनुष्य क्या क्या करेगा जिससे इन संबंधों में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और ये अंतर संबंध में कितना परिवर्तन आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। अगर परिवर्तन अनुकूल रहता है तो उसी को हम सतत विकास कहते हैं। जब परिवर्तन अनुकूल रहता है तो हम सतत विकास कहते हैं, और जब अंतर संबंध ये प्रतिकूल हो जाता है तो उसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण या चरम मौसमी दशाएं देखने को मिलती हैं। तो इसको हम अंतर संबंधों में देखेंगे। अब इस अंतर संबंध को जियोग्राफी में एक टर्म प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं पार्थिव एकता। क्या कहते हैं? पार्थिव एकता। पार्थिव एकता को कैसे हम दर्शा सकते हैं? अगर ये बीच में किसी को मान लिया जाए, पृथ्वी को मान लें, तो इसके चारों तरफ हम छोटे छोटे सारे ऑब्जेक्ट, चाहे प्राकृतिक हो सकते हैं या संस्कृत मानवीय हो सकते हैं या अन्य जीवों से हो सकते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही पार्थिव एकता है। यही क्या है? पार्थिव एकता है। पार्थिव एकता को अगर जियोग्राफी के टर्म में देखा जाए तो रेडजल महोदय ने बहुत अधिक या बहुत अच्छे ढंग से स्थापित किया। ठीक है। अब देखते हैं अगली संकल्पना क्या है। ठीक है। अगली संकल्पना है क्रियाशीलता की संकल्पना।
क्या? क्रियाशीलता की संकल्पना। क्रियाशीलता की संकल्पना, इसको टेम्पोरल या कालिक, क्या? कालिक परिवर्तन की संकल्पना भी कहते हैं। टेम्पोरल चेंज, कंसेप्ट ऑफ टेम्पोरल चेंज या कंसेप्ट ऑफ क्या? एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्रियाशीलता यानी जो संबंध हम लोगों ने देखा कि मनुष्य का अन्य तत्वों से कैसे संबंध है। अन्य तत्वों में जैविक तत्व भी आ जाते हैं, यानी मनुष्य के अलावा जितने भी तत्व हैं उनसे कैसे संबंध है, और अजैविक तत्व में पर्वत पठार, वायुमंडल, जलमंडल, झील, इनसे कैसा संबंध है। इन संबंधों में एक क्या पाया जाता है? क्रियाशीलता पाया जाता है, यानी वो सतत संबंध बने रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है अनुकूलन के लिए, उनमें अनुकूलन के लिए परिवर्तन होता रहता है। अगर मनुष्य कोई ऐसा काम करता है जिससे ये जो क्रियाशीलता है वो क्या होता है? प्रतिकूल होने लगती है, तो ये क्रियाशीलता के द्वारा क्या होता है? पुनः अपने अनुकूल स्थिति पर आती है। तो क्रियाशीलता की कंसेप्ट, यह है क्रियाशीलता का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। ठीक है, अब सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य है जब मनुष्य कोई भी निर्माण करता है। मनुष्य ने किसी भी चीज का क्या किया? निर्माण किया, किसी भी चीज का। वो बांध हो सकता है, क्या हो सकता है? बांध हो सकता है, वो पुल हो सकता है, वो कारखाना हो सकता है, या पर्वतों को काटकर सुरंग हो सकता है, जैसे बारालाचा, ठीक है, या अटल टनल। तो मनुष्य जो भी परिवर्तन कर रहा है, उस परिवर्तन के बाद जो प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन के बाद जो स्वरूप बनता है उसको ही हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य एक विद्वान है जिनका नाम है क्या? कार्ल शावर। कार्ल शावर, उन्होंने सांस्कृतिक भूगोल की नींव रखी। कार्ल शावर ने सांस्कृतिक भूगोल की नींव रखी। अब ये सांस्कृतिक भूदृश्य है, उसको आप चारों तरफ देख सकते हैं। सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क सांस्कृतिक भूदृश्य है। सड़क के किनारे क्या बना हुआ है? सीवेज बना हुआ है, वो भी सांस्कृतिक भूदृश्य है। कृषि लहलहाते खेत क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य है। देखेंगे टावर लगा हुआ है, वो भी सांस्कृतिक भूदृश्य। बड़े बड़े कारखाने हैं, वो भी सांस्कृतिक भूदृश्य। यानी मनुष्य ने हर क्षेत्र में, प्रकृति के हर क्षेत्र में क्या किया है? हस्तक्षेप किया है, परिवर्तन किया है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, अब अगली संकल्पना है जिसको कहते हैं नियतवादी संकल्पना। नियतवादी संकल्पना। प्राचीन काल से ही विश्व के हर कोने में आप देखेंगे तो जितने भी मनुष्य हैं उन पर क्या रहा है? पर्यावरण का प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है? पर्यावरण का प्रभाव रहा है। पर्यावरण ने उनको, ऐसा कह सकते हैं, उनको बनाया है। उनके शरीर को पर्यावरण ने बनाया है। जैसे अगर नेपाल के लोगों को देखेंगे और क्या महाराष्ट्र के लोगों को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट अंतर आएगा। उनके शारीरिक संगठन में स्पष्ट अंतर आएगा। तो ये स्पष्ट अंतर किसके द्वारा हुआ है? पर्यावरण के द्वारा। विद्वान ये भी कहते हैं कि जो गर्म जलवायु के लोग होते हैं वो क्या?
वो आलसी होते हैं। आलसी इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अर्हता होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते। अब वही अगर दूसरे क्षेत्र में देखेंगे, जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर एक्टिविटी करेंगे तो तभी शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तो वो ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरह पर्यावरण का क्या होता है, प्रभाव होता है। उस पर्यावरण के प्रभाव को ही क्या बोला गया, नियतवादी। क्या बोला गया, नियतवादी। यानी पर्यावरण आपको निर्देशित कर रहा है, पर्यावरण आपको निर्देशित कर रहा है। पृथ्वी के कण से आप बने हुए हैं। क्या हम लोग पृथ्वी के कण से ही तो बने हुए हैं? क्या पृथ्वी के कण से बने हुए हैं सभी, और इसी पृथ्वी में विलीन होता है। तो नियतवादी क्या बताता है कि आप क्या है, पर्यावरण के उपज हैं, पर्यावरण से आप उत्पन्न हुए हैं और पर्यावरण में ही विलीन हो जाएंगे। यानी आपको निर्देशित करने वाला, आपको चलाने वाला, आपका भाग्य विधाता पर्यावरण ही। ठीक है। अब नियतवादी संकल्पना में सब इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का अगर श्रेय जाता है तो रेटजल महोदय। किसे? रेटजल महोदय। रेटजल महोदय को, फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। अगर दूसरा किसी का नाम आएगा तो एलन चर्चिल सैंपल का आता है। वो अमेरिका की एक विदुषी थी। उन्होंने पर्यावरण नियतिवाद को अच्छे ढंग से स्थापित किया, साहित्यिक भाषा में रंगा। ठीक है। तो नियतवादी क्या है? नियतवादी संकल्पना, नियतवादी मतलब कि पर्यावरण के द्वारा मनुष्य या सभी जीव निर्देशित हो रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं संभववादी। क्या? संभववादी संकल्पना। नियतवादी जो संकल्पना है उसे जर्मन संकल्पना भी बोलते हैं। क्या? जर्मन संकल्पना भी बोलते हैं। जर्मन संकल्पना। संभववादी जो संकल्पना है इसको फ्रांसीसी संकल्पना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी संकल्पना। क्वेश्चन आ सकता है फ्रांसीसी संकल्पना कौन है? संभववादी है, तो इस पर आपको टिक लगाना है। अब संभववादी क्या कहता है? पर्यावरण केवल और केवल हमको रास्ता देता है, विकल्प देता है। क्या? हमको विकल्प देता है और हमें निर्देशित नहीं कर सकता। संभववादी क्या कहते हैं? पर्यावरण मनुष्य को निर्देशित नहीं कर सकता। मनुष्य पर्यावरण में अपने अनुसार परिवर्तन करता है। मनुष्य के सामने पर्यावरण एक रास्ता नहीं, हजारों रास्ते को मनुष्य द्वारा खोजा जाता है। अगर पर्यावरण एक रास्ता देता है तो मनुष्य हजार रास्ते खोजता है। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि पर्यावरण को क्या समाप्त कर सकता है। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि वो अंटार्कटिका पर, जहां पर बर्फ ही बर्फ है, वहां पर घर बना के रह सकता है। तो संभववादी संकल्पना में क्या बताया गया कि मनुष्य सब कुछ है, मनुष्य सब कुछ है। पर्यावरण का प्रभाव है लेकिन मनुष्य सब कुछ है। मनुष्य अपने अनुसार सारी चीजों को मैनेज करता है। और उदाहरण क्या दिया गया? आज का विज्ञान। जहां पर गर्मी है वहां पर हम एसी लगाकर रहते हैं, जहां पर गर्मी है हम एसी लगाकर पर्यावरण को अनुकूल करते हैं, और जहां पर बर्फ है वहां पर क्या, ब्लोअर या हीटर लगाकर हम प्रयोग करते हैं। तो यानी कि मनुष्य का प्रभुत्व ज्यादा होता है, पर्यावरण का कम। इसको बोलते हैं संभववादी। क्या बोलते हैं? संभववादी। संभववादी, अगर संभववादी शब्द को देखें तो एक विद्वान है जिनका नाम लुसियन फैब्रे है। इन्होंने संभववादी शब्द को चुना था। अरे संभववादी हम पढ़ेंगे आगे जाके, यहाँ पर तो कंसेप्ट केवल पढ़ रहे हैं। तो क्या लुसियन फैब्रे हो गए, विडाल डिला ब्लास हो गए, जीन ब्रुन्स हो गए, डिवांजिया हो गए, ये सब विद्वान संभववादी संकल्पना के समर्थक है। और नियतवादी संकल्पना में कौन? फ्रेडरिक रेटजल हो गए, सैंपल हो गए, हंटिंगटन हो गए। ठीक है। अब देखते हैं अगली संकल्पना। अगली संकल्पना है व्यवहार परक कंसेप्ट। अब व्यवहार परक क्या होता है? व्यवहार परक
व्यवहार परक संकल्पना। ये संकल्पना क्या है? भूगोल जब विकसित हो रहा था उस समय एक ऐसी स्थिति आई थी जब भूगोल में गणित का प्रयोग बहुत तेजी से होने लगा था। यानी जो पार्थिव विशेषताएं हैं उनको अंकों में दर्शाने शुरू कर दिया गया था। हिमालय इतना ऊंचा है, नितलीय सागर की नितलीय स्थिति कैसे है उसको भी दर्शाना शुरू कर दिया गया था। तो जब ये सब भूगोल में प्रयोग शुरू हो गया तो भूगोल में एक तरफ वैज्ञानिकता आई, दूसरी तरफ मनुष्य के जो गुण है, मनुष्य की जो संस्कृति है, मनुष्य की जो विशेषता है वो पीछे जाने लगा। यानी मनुष्य पूरा जियोग्राफी या कोई भी विषय जो हम पढ़ते हैं उसके केंद्र में मनुष्य रहता है। तो जियोग्राफी में ऐसा समय आया कि मनुष्य की क्या धमक या मनुष्य केंद्रित क्या बोलते हैं विचार, मनुष्य केंद्रित विचार अध्ययन क्या होने लगे, कम होने लगे। उसके विरोध में क्या आया, व्यवहार परक संकल्पना। और जब गणित का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा तो उस संकल्पना को बोला गया था क्या, प्रत्यक्षवादी संकल्पना। और प्रत्यक्षवादी के विरोध में क्या आया, व्यवहार परक संकल्पना। अब व्यवहार परक संकल्पना में क्या किया गया, व्यवहार परक संकल्पना में क्या किया गया कि संस्कृति कैसे है, मनुष्य की रहन सहन कैसे है, विचार में इतना अंतर क्यों है, तो ये सब व्यवहार परक में अध्ययन किया जाने लगा। व्यवहार परक संकल्पना को स्थापित करने में विलियम क्रिक का योगदान महत्वपूर्ण है। विलियम क्रिक। तो व्यवहार परक संकल्पना को स्थापित करने में विलियम क्रिक का योगदान रहा है। जूलियन वालपार्ट का योगदान रहा है। हम इसको अलग से पढ़ेंगे, कम से कम 40 मिनट का वीडियो होगा केवल व्यवहार परक पर। देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं, संकल्पना देख रहे हैं। अब अगली संकल्पना जो है मानववादी संकल्पना। क्या है, मानववादी संकल्पना। अब मानववादी संकल्पना भी प्रत्यक्षवाद के विरोध में आई, क्योंकि मानव अध्ययन के केंद्र से दूर जा रहा था। अब मानव जो अध्ययन का केंद्र होना चाहिए, हर विषय में मानव अध्ययन का केंद्र है, और उससे अगर कोई विषय दूर जा रहा है तो वो इन विद्वानों ने माना, मानववादी विद्वानों ने माना वो गलत है। वो क्या है, गलत है। और इसीलिए मानववादी संकल्पना को स्थापित किया गया। मानववादी संकल्पना को स्थापित करने में टुआन महोदय प्रमुख है। टुआन ने ही मानववादी शब्द का प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था, टुआन। अब मानववादी संकल्पना को अगर देखें तो ये एक प्रकार से संभववादी संकल्पना के नजदीक है। संभववादी संकल्पना में भी मनुष्य को महत्व दिया गया कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर मानववादी संकल्पना में भी मनुष्य को क्या दिया गया, महत्व दिया गया। क्या महत्व दिया गया। अगली संकल्पना है कल्याण परक संकल्पना। क्या, कल्याण परक संकल्पना। कल्याण परक संकल्पना क्या कहती है, कल्याण परक संकल्पना कहती है कि मानव भूगोल या भूगोल का अध्ययन मनुष्य के कल्याण के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, विज्ञान का विकास किस लिए हो, इसका भी अध्ययन कल्याण परक में करते हैं। विज्ञान का विकास क्या होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए। अब जो कल्याण परक संकल्पना है
इसमें अगर विज्ञान को हम उदाहरण ले तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, ये सबको जगह नहीं है। ये सब मानव कल्याण को नहीं बढ़ाते, मानव कल्याण को नहीं बढ़ाते। या रासायनिक हथियार, ये मानव कल्याण को नहीं बढ़ाते। कोरोना का प्रसार, ये मानव कल्याण को नहीं बढ़ाते। यानी हमारा अध्ययन क्या होना चाहिए? मानव कल्याण में। मानव कल्याण जितना आप करेंगे उतना किसी विषय की सार्थकता सिद्ध होती है, उतना किसी विषय की सार्थकता सिद्ध होती है। अब अगली संकल्पना है क्रांतिकारी संकल्पना। क्रांतिकारी संकल्पना कितनी संकल्पना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्रांतिकारी संकल्पना। अब ये क्रांतिकारी जो संकल्पना है इसको मार्क्सवादी संकल्पना भी कहते हैं। क्या? मार्क्सवादी संकल्पना भी कहते हैं, या इसको समाजवादी संकल्पना भी कहते हैं। क्रांतिकारी संकल्पना क्या कहता है? क्रांतिकारी संकल्पना कहता है कि मनुष्य ने मनुष्य का शोषण किया, मनुष्य ने मनुष्य का शोषण किया। पर्यावरण का मनुष्य ने मनुष्य के लिए शोषण किया, पर्यावरण का मनुष्य ने मनुष्य के लिए शोषण किया। और इस शोषण के केंद्र बिंदु में क्या है? पूंजीवाद है। शोषण के केंद्र बिंदु में क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। इसमें स्पष्ट किया गया मजदूर, श्रमिक, महिलाएं, गरीब किसान, इन सब का शोषण हो रहा है। इन सब का शोषण कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। क्यों मनुष्य कर रहा है? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था में धन का लोभ होता है, कितना धन कमा लिया जाए यही ध्येय होता है। लेकिन पता नहीं कि हम 70 साल में हमें जाना है। अगर हम ये कथन याद रखें कि हमें 70 साल बाद जाना है, लीन हो जाना है इसी मिट्टी में, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर हम हर समय ये याद रखें कि हमें 70 साल बाद या 50 साल बाद जाना है, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई करिए, बहुत अच्छा होगा। तो क्रांतिकारी मार्क्सवादी ने क्या कहा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसने गरीबों का, श्रमिकों का, मजदूरों का, महिलाओं का शोषण किया है, और उसी तरह पर्यावरण का भी शोषण कर रहा है, उसी तरह पर्यावरण का भी शोषण कर रहा है। तो ये 9 संकल्पनाएं मानव भूगोल से संबंधित हैं। अगर आप मानव भूगोल से कोई क्वेश्चन आते हैं और उसमें इनको इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं तो आप निसंदेह कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।